नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9 की जो एक क्षितिज पुस्तक है उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है मेघ आए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन हमेशा की तरह है, पहले कवि परिचय, फिर पाठ परिचय और उसके बाद में कविता पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में 1927 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में 1927 में। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, यानी उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उच्च शिक्षा का मतलब बीए और एमए होता है, ठीक है। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। प्रारंभ में तो उन्होंने आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में ये दिनमान एक पत्रिका थी, इसके उपसंपादक बने और प्राग पत्रिका के संपादक बने थे। प्रारंभ में इन्होंने दिनमान पत्रिका थी उसके उपसंपादक के रूप में कार्य किया और प्राग पत्रिका के ये स्वयं संपादक थे। और 1983 में आते आते इनका आकस्मिक क्या हो गया? दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यहाँ तक की बात आई समझ में। अब देखो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके प्रसिद्ध क्या हैं? काव्य संग्रह, यानी इनमें इनकी कविताएं संकलित हैं, काव्य संग्रह हैं ये कुआनो नदी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, कभी मौका मिले जीवन में ज़रूर पढ़ना, ठीक है। और खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बड़े विद्यार्थी ध्यान दें जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है ये। पूछा जा सकता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी किस रचना पे मिला? तो खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। आगे देखिए, ये नई कविता के प्रमुख कवि थे, नई कविता के दौर के प्रमुख कवि थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा था। इनका एक बकरी नामक नाटक है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना। बकरी नामक नाटक भी लिखा था इन्होंने। और इनका लड़ाई एक कहानी संग्रह है, कहीं कहीं पर वो निबंध भी मान लिया जाता है। दिनमान जो पत्रिका थी उसमें ये उपसंपादक थे, अपन पढ़ चुके। उसमें ये चर्चे और चरखे नाम से स्तंभ लिखते थे। स्तंभ का मतलब लेख लिखते थे, यानी निबंध लिखते थे। उसमें चर्चे और चरखे नाम से स्तंभ लिखते थे। बड़े विद्यार्थी ध्यान दें, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चर्चे और चरखे नाम से स्तंभ लिखने वाले कौन से साहित्यकार थे? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे। इसके लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को बहुत चर्चित रहे थे चर्चे और चरखे के नाम। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य में ग्रामीण संवेदना यानी ग्रामीण विचारधारा के शब्द मिलते हैं अपन को। कविता में पढ़ते हैं तो ग्रामीण संवेदना के साथ साथ शहर में जो मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, ग्रामीण संवेदना के साथ साथ शहर में जो मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिली जिसको अपन बोलते हैं, मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में नहीं, भाषा में भी दिखाई पड़ता। यह बोध है, यानी मध्यम वर्गीय जो बोध है वो उसके कथ्य में नहीं है बल्कि भाषा में भी इनके दिखाई देता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो भाषा है वो सहज एवं लोक की महक लिए हुए, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो भी रचनाएं लिखी हैं उनमें लोक भाषा से जुड़ी हुई रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और वहीं से उन्होंने शब्दकोश यानी शब्द हैं वो उठाए हैं। इसलिए सहज सरल भाषा है और लोक भाषा की महक इनमें लिए हुए। यह कविता बहुत ही प्यारी है मित्रों। यह कविता प्रतीकात्मक कविता है, हर चीज़ को प्रतीक या उपमा दी गई है, इसलिए बहुत ही प्यारी कविता है। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। देखो, संकलित जो कविता है इसमें कवि ने मेघों के आने की तुलना किससे की है? एक प्रवासी अतिथि यानी दामाद से। तो मेघों की जो तुलना है वो किससे कर दी इन्होंने? दामाद से की है। और ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने से, यानी गाँव में जो पहले के ज़माने की कविता है, आजकल तो देखो ऐसा कुछ नहीं रहा, परंतु ग्रामीण जो संस्कृति है, गाँव में पहले जब दामाद आता था तो पूरे गाँव में क्या होता था? बहुत खुशी होती थी, बहुत मतलब उसके लाड़ चाव किए जाते थे। दामाद की गीत भी गाए जाते थे शाम को, यानी बहुत प्यार किया जाता था दामाद को। तो बिल्कुल उल्लास यानी खुशी का वातावरण हो जाता था। और मेघों के आने से इसी प्रकार से जैसे ग्रामीण गाँव में दामाद के आने से जैसा वातावरण होता था, वैसा ही मेघों के आने से सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उल्लास का वातावरण इसमें कविता में दिखाया है। जैसे गाँव में जैसे दामाद आता था, उसी प्रकार से जैसे उल्लास का वातावरण या खुशी या आमोद प्रमोद का वातावरण जो हो जाता था, वैसा ही मेघों के आने से मेघों का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने इसी उल्लास को दिखाया कि बादल आते हैं तो किस प्रकार की गाँव में खुशी होती है। जैसे एक दामाद के आने की खुशी होती है, ठीक उसी प्रकार की जो खुशी है वो दामाद के आने से भी गाँव में होती है। ये अपनी इस कविता में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि कवि परिचय,
उनके रचनाएं और पाठ का परिचय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखना ये तो सारांश है, अब अपन कविता पढ़ेंगे तो अपन को बहुत आनंद आएगा। देख रहे हैं आप लोग, मेघ आए, अपने कविता का शीर्षक क्या है, मेघ आए। देखो, मेघ आए बंठन के सज के संवर के, मेघ आए हैं बंठन के सज के संवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। और जैसे ही बंठन के सज के संवर के मेघ आए तो उनके आगे आगे नाचती हुई कौन जा रही है, हवा चल रही है। ब्यार का मतलब हवा चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, प्रत्येक गली के घर के दरवाजे और खिड़कियां हैं वो खुलने लगी हैं, क्योंकि बादल जैसे मेघ बंठन के सज के संवर के हैं तो उनके आगे आगे हवा चल रही है। तो हवा से क्या हुआ, गली के घरों के सारे दरवाजे और खिड़कियां हैं वो खुलने लग गए हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, माहौल ऐसा हो गया है मेघों के आने से कि जैसे पाहुन यानी दामाद, पाहुन यानी दामाद जो आए हों गांव में शहर के, ऐसा वातावरण हो गया, ऐसा माहौल हो गया है जैसे कि गांव में कोई पाहुन आया, कोई दामाद आया है शहर से गांव में। मेघ आए हैं बंठन के सज के संवर के, इस प्रकार से हमारे गांव में मेघ आए हैं बंठन के सज के संवर से, जैसे कोई दामाद आता है, जिस प्रकार से सज धज के दामाद अपने ससुराल जाता है। देखो, सज धज के जाएगा, ये तो है नहीं कि फटे पुराने कपड़े पहन के चले जाएगा, बिल्कुल प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जाएगा, बंठन के सज के संवर के जाएगा। तो मेघों की तुलना यहाँ पर किससे की गई है, दामाद से की गई है, यानी पाहुन से की गई है। मेघों को किस रूप में दर्शाया कवि ने, बादलों के रूप में या मेघ के रूप में दर्शाया। बादलों को दामाद के रूप में यहाँ पर दर्शा दिया गया कि दामाद जिस प्रकार से तैयार होकर सज धज के आता है, वैसे ही मेघ हैं वो बंठन के सज के संवर के आए हैं, ऐसा लग रहा है। और जैसे ही मतलब जो दामाद गांव में आता है तो छोटे बच्चे होते हैं वो उसके आगे हंसी खुशी से खेलते कूदते हुए नाचते हुए जाते हैं कि हमारे फूफा जी गाँव में आए हैं। दामाद का मतलब यहाँ पर फूफा जी से लगा सकते हो आप ग्रामीण संस्कृति में। तो जिस प्रकार से फूफा जी आते हैं तो वातावरण ऐसा ही बन जाता है। तो उसी प्रकार का जो वातावरण है वो मेघों के आने से हो गया है। और सारे गांव के लोग हैं, पहले अक्सर ऐसा होता था गांव में कि जैसे ही कोई दामाद आता था तो सभी लोग यानी अपने घरों से खिड़कियों से देखते थे कि किसका दामाद आया है, किसके घर में आएगा, कौन से दामाद आए हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ही मेघ आए हैं गाँव में तो सारे गली के खिड़की दरवाजे हैं वो खुलने लगे। ये खिड़की दरवाजे तो हवा के कारण खुले हैं, परंतु दामाद जैसा जब गांव में आता है तो ऐसा वातावरण होता है कि सभी लोग ऐसा, सभी की ये इच्छा होती है, सभी की आकांक्षा होती है, सभी की चाहत होती है कि भाई देखें तो सही किसका दामाद आया है, किस घर में आया। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, माहौल ऐसा हो गया है मेघों के आने से कि जैसे कोई दामाद गांव में शहर से गांव में आया है। मेघ आए हैं बंठन के सज के संवर के। आशा करता हूँ पूरे पद्य अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला पद्य देखिए, पेड़ झुक झांकने लगी गर्दन उचकाए, कि जैसे ही मेघ बंठन के सज के संवर के आए हैं, साथ साथ में हवा भी उनके साथ नाचती गाती हुई आ रही है, तो हवा के झोंके से पेड़ वो झुक झांकने लगे हैं, गर्दन उचकाए, उनकी जो बड़ी बड़ी टहनियाँ हों वैसे ज़मीन को स्पर्श कर रहे हैं, तो गर्दन उचकाए। आंधी चली है धूल भागी घाघरा उठा के, वाह वाह वाह, क्या पद्य लिखा है कि आंधी ऐसे चल रही है जैसे आंधी का ऐसे बवंडर बन गया है, जिसको आप ग्रामीण भाषा में बमूलिया बोलते हो। जैसे आंधी चली है, आंधी इस प्रकार से चली है जैसे ऐसा लग रहा है जैसे गांव में औरतें होती हैं वो अपना घाघरा उठा के भागते हैं, उसी प्रकार से धूल का बवंडर बन गया है। और ऐसा लग रहा है कि गांव की स्त्रियां वो घाघरा उठा करके भाग रहे हैं और गांव में जो दामाद आए हैं उसका स्वागत करने के लिए, वो घर वालों को बताने के लिए भाग रही हैं। तो माहौल ऐसा हो गया आंधी चलने के कारण कि धूल है वो ऐसे लग रही है जैसे गांव की स्त्रियां घाघरा उठा के भागते हैं। तो धूल भागी घाघरा उठा के बाकी चितवन उठी, यानी टेढ़ी नज़रों से, बाकी चितवन मतलब टेढ़ी नज़रों से नदी ठिठकी। नदी यहाँ पर किसका है, सास का प्रतीक दर्शाया गया है। नदी है वो ठिठक गई, वहीं पर ठिठक गई है। घूंघट सरका के, क्या है कि सास होती है ना, अपने दामाद जैसे गाँव में आता है तो वो उसे घूंघट रखती है। गाँव में आज भी ये ग्रामीण संस्कृति में देखा जाए तो दामाद की इतनी इज्जत की जाती है, जबकि आजकल तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जाता। पर गाँव में एक्चुअल में पहले ऐसा होता था कि दामाद जैसे आता था तो पूरा गांव उमड़ जाता था चारों तरफ से, पता नहीं फूफा जी हमारे लिए क्या लेके आए, क्या लेके आए, ऐसे मतलब बहुत ही शानदार माहौल हो जाता था, या मतलब इसको बयां नहीं कर सकते अपन। तो बाकी चितवन उठी, यानी टेढ़ी नज़रों से उठी नदी ठिठकी, यानी दामाद की जो सास है वो ठिठकी। यहाँ पर बादलों की जो सास किसको बताया गया, नदी को बताया गया। नदी को सास का प्रतीकात्मक रूप में अर्थ किया है घूंघट सरका के, और अपने घूंघट सरकाया है। जैसे ही सास होती है वो, जैसे ही दामाद गाँव में आता है तो सास होती है वो अपना घूंघट सरका लेती है, यानी अपना चेहरा वो अपने दामाद के सामने नहीं ला जाती है। इतनी मतलब एक आदर दिया जाता था दामाद को, आजकल तो नहीं दिया जाता है। मेघ आए हैं बंठन के सज के संवर के, जैसे मेघ आए हैं बंठन के सज के संवर के, जैसे गांव में दामाद आता है सज के संवर के, इसी प्रकार के बादल हैं वो हमारे मेघ हैं वो बंठन के सज के संवर के आए हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर प्रतीकात्मक देखो, प्रतीकात्मक जैसे बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी वो ध्यान दें कि पेड़ झुक झांकने लगे। पेड़ मतलब हवा चली, बादलों के मेघों के आने से हवा चली, तो हवा के कारण पेड़ों की जो लंबी लंबी जो टहनियाँ हैं वो ऐसे झुक झांकने लगी हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार के गाँव के जो बड़े लोग हैं, थोड़े से
उम्र में बड़े हैं, मतलब जिनके अपने फूफा जी हैं तो उनके वो जीजा जी हो गए, इसी प्रकार वो दामाद के जो साले वगैरह हैं वो उनका स्वागत करने के लिए, जुहार करने के लिए यानी झुक झांकने लगे, अपनी गर्दन झुकाए हुए, है ना। आंधी चली धूल उठाए घाघरा, धूल भागी घाघरा उठा के, आंधी चली तो धूल भागी घाघरा उठा के। जैसे ही मतलब गांव में मेहमान आता है, दामाद आया, तो गांव की स्त्रियां हैं वो अपना घाघरा उठा के भागी, ऐसा धूल को गांव की स्त्रियों के रूप में प्रतीकात्मक अर्थ किया गया। बांकी चितवन यानी टेढ़ी नजरों से उठी नदी ठिठकी, नदी का यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ सास का प्रतीकात्मक अर्थ किया गया है घूंघटे सरका के। नदी ऐसा लगाई जैसे सास अपना घूंघट सरकाती है, तो नदी ऐसे ठिठकी कि गाँव में आज मेहमान आए हैं, मतलब मेघ आए हैं तो घूंघट सरकाने लगी। मेघ आए हैं बंठन के सज के संवर के, हमारे गांव में आज मेघ आए हैं बंठन के सज के संवर के, जैसे दामाद आता है। आई बात समझ में? आशा करता हूँ दोनों पद्य अच्छे से समझ में है। अगला देखो, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जिस प्रकार से गांव में कोई दामाद आता है तो गांव का बुजुर्ग यानी उसका ससुर बोल सकते हैं अपन उसको, दामाद का ससुर होता है, वो सबसे पहले खड़ा होकर के उनकी जुहार करता है, उनका स्वागत करता है, उनसे दुआ सलाम करता है सबसे पहले। इसी प्रकार गांव में सबसे बड़ा अगर वृक्ष देखा जाए तो पीपल का हर एक गांव में मिल जाता है, वो सबसे बड़ा वृक्ष होता है, तो वो बूढ़ा वृक्ष हो जाता है। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुहार की, बूढ़ा पीपल है गांव का, उसने ऐसे जैसे दामाद की ससुर जुहार करता है, उसकी स्वागत के लिए आदर सत्कार करता है, उसी प्रकार के पीपल ने आगे बढ़ कर के जुहार की। बरस बाद सुधी लेनी है, आगे क्या लिखा है कवि ने कि बरस बाद सुधी लेनी है। पीपल ने आगे बढ़ करके जुहार करके ये कहा कि आपने तो हमारी एक बरस बाद में सुधी ली है, यानी बादलों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है, मतलब बूढ़े पीपल किसका प्रतीक हो गया? ससुर का प्रतीक हो गया। और ससुर है वो अपने दामाद से कह रहा है कि बरस बाद सुधी लेनी है, यानी पीपल है वो बादलों से बोल रहा है, मेघों से बोल रहा है कि आपने तो हमारी एक साल बाद में सुधी यानी याद आई है, आपने तो इतने दिन हमको संभाला भी नहीं है, बिल्कुल एक साल तक आप तो हमें भूल ही गए थे। ऐसा अक्सर ससुर मजाक कर लेता है दामाद के साथ, तो पीपल ने भी बादलों के साथ मजाक के रूप में ऐसी बात कही कि बरस बाद सुधी लेनी है, कि एक वर्ष हो गया है, आपने हमारी एक वर्ष तक कोई याद ही नहीं किया, हमने हमारी कोई सुधी नहीं ली आपने तो। बोली अकुलाई लता ओट हो क्यों आर के। जिस प्रकार से दामाद गांव में आता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो सबके सामने बात नहीं करती अपने पति से, जबकि कमरे में किवाड़ की ओट में होकर के ऐसे धीरे धीरे बोलती है। अकुलाई सी पूरी आवाज़ भी वो खोल नहीं सकती है, क्योंकि घर में उसके माँ बाप होते हैं, भैया भाभी वगैरह वगैरह होते हैं, तो वो ऐसे संकोच करती है। गाँव में ऐसी संस्कृति आज भी पल्लवित है, भारतीय संस्कृति। तो देखो, बोली अकुलाई लता, यहाँ पर लता किसका प्रतीक है? उससे मतलब दामाद की पत्नी का प्रतीक है। लता किसका प्रतीक है? पत्नी का प्रतीक है। बोली अकुलाई, लता होती है वो बिल्कुल हिचकिचाहट भरी यानी फुसफुसाहट भरी आवाज़ में बोली, ढंग से बोल भी नहीं सकी। ओट हो क्योंवार की ओट में होकर के लता उसे अकुलाई हुई आवाज़ में बोली, ढंग से वो बोल भी नहीं सकी। लता उससे हिचकिचाहट भरी आवाज़ में बोलती है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। जिस प्रकार से कोई दामाद गांव में आता है तो उसके स्वागत के लिए सबसे पहले पाँव वाँव धोने के लिए, पैर वगैरह धोने के लिए पानी, परात में पानी भर करके लाते हैं, ताकि उसकी स्वागत किया जा सके, अच्छे से वो अपनी थकान दूर कर सके, अपने हाथ मुंह धो सके। तो अपन पानी वगैरह लाते हैं। तो हर्षाया ताल, ताल है वो ऐसा लग रहा है जैसे परात में पानी भर करके लाया है, यानी तालाब वो भी इतना खुश हो गया है कि आज मेघ हैं वो हमारे गांव में आज बरसेंगे, बंठन के सज के संवर के आए हैं। तो हर्षाया खुशी से खुश होकर के वो ताल है, वो ऐसा लग रहा है तालाब है वो कि परात में पानी भर करके लाए हैं। मेघ आए हैं बंठन के सज के संवर के, और मेघ आए हैं हमारे गांव में बंठन के सज के संवर के। आशा करता हूं कि पद्य अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पद्य बहुत ही प्यारा है, पति पत्नी का है। देखिए, अक्षितिज अट्टारी में दामिनी दम की। अक्षितिज मित्रों वो चीज़ होती है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज बोला जाता है। तो गांव की कुछ दूरी के ऊपर अगर अपन देखते हैं तो क्षितिज अट्टारी यानी ऊंची जगह पर, गहराई दामिनी दम की, तो ऊंची जगह पर क्षितिज पर बिजली चमकती हुई दिखाई दी। दामिनी दम की यानी बिजली चमकती हुई दिखाई दी। यहाँ पर ये बिजली का जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो जो गाँव की जो युवती है और जो युवक है यानी दामाद और जो उसकी पत्नी है, उसके तन मन की आभा चमकी, यानी दोनों के मन में जो एक मिलन का उत्साह जागा, तो उसमें बिजली चमकी, यानी दामिनी दमकी। अक्षितिज अट्टारी में यानी गांव की ऊंची जगह पर गहराई में एक बिजली चमकी, दामिनी दमकी यानी उन दोनों के बीच में तन मन की आभा चमकी। अक्षमा करो, और वो पत्नी बोलती है उसकी कि अक्षमा करो, गांठ खुल गई है ब्रह्म की, कि अब मुझे माफ़ करो। मेरी ब्रह्म की पत्नी अपने पति से बोल रही है, दामाद से बोल रही है कि मुझे माफ़ करो, मेरे जो ब्रह्म की गांठ थी वो अब खुल गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के। जिस प्रकार से बांध टूटता है तो बांध से एक साथ पानी निकलने लगता, उसी प्रकार से जैसे उसको
अपने पति के आने की यानी दामाद के आने की खुशी हुई तो ऐसा लगा कि जैसे बांध टूटा, ऐसा लगा जैसे मिलन के दोनों के आंखों में अश्रु धारा वो चल पड़ी थी। यानी उसकी पत्नी के आंखों में क्या है कि अश्रु ढलकने लग गए थे, लुढ़कने लग गए थे। वो काफ़ी मतलब खुशी के आंसू हैं। बांध टूटा, ऐसा लगा जैसे बांध टूटता तो पानी निकलता, उसी प्रकार से उसकी अश्रु धारा वो आंखों से लगातार ढलकने लगी। मेघ आए हैं बंठन के सज के संवर के, मेघ आए हैं बंठन के सज के संवर के, जैसे कि गाँव में आए हों गाँव में आए हों से पाहुन आए हों गाँव में शहर के। आशा करता हूँ कि पूरा पद्य अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का किसी भी पद्य में कोई भी लाइन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बड़े विद्यार्थी स्पेशली इसमें ध्यान दें कि यह प्रतीकात्मक कविता है। आपकी परीक्षाओं में अक्सर आरपीएससी में पूछी जा सकती है कि मेघ किसका प्रतीक बताया गया है, यहाँ पर दामाद का बताया गया है। दूसरा, यहाँ पर पेड़ झुक झांकने लगे गाँव के युवकों के लिए आ सकता है। नदी ठिठकी, तो यहाँ पर नदी किसके लिए है, सास का प्रतीक के रूप में बताया जा सकता है। धूल भागी घाघरा उठा के गाँव की स्त्रियों के लिए हो सकता है। बूढ़ा पीपल ससुर के रूप में प्रतीकात्मक बताया है। लता उसकी पत्नी के रूप में बताया है दामाद की। इस प्रकार से आपको ये प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में आरपीएससी वो पूछ सकती है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।